जोहार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं आपके साथ सुमित रॉय। झारखंड में टेंडर मैनेज करने वाले रसूखदारों पर गिरी ईडी की गाज। आखिर कब तक जनता के पैसों पर तांडव करेंगे झारखंड के सियासतदान? समाचार प्लस आज अपने विशेष में उन सभी लाल फीताशाही और रसूखदारों को कहना चाहता है कि अब बस करो भैया, खनिज संपदा से लबरेज झारखंड की इस धरती को और दागदार मत बनाओ। आज बात मंत्री आलमगीर आलम और झारखंड में टेंडर मैनेज करने वाले पूरे नेक्सस की। शिकंजे में लिए गए आलमगीर आलम। अब सामने आएगा ग्रामीण विकास विभाग का काला सच। कमीशन खोरी और टेंडर मैनेज करने का पूरा खेल। कैसे पूरा का पूरा विभाग लिप्त था भ्रष्टाचार के इस खेल में? वीरेंद्र राम के साथ आलमगीर आलम के तार कैसे जुड़े हैं? लगातार 2 दिनों की कड़ी पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और आलमगीर आलम को 6 दिनों के लिए रिमांड में भेज दिया गया है। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत 6 मई को हुई, जब मंत्री के पीएस नौकर के करीबियों के यहां 32 करोड़ रुपए जब्त किए गए। 7 मई को पीएस के करीबी राजीव सिंह के यहां लगभग 2.5 करोड़ रुपए जब्त किए गए। 8 मई को सचिवालय में छापा मारा गया और संजीव लाल के चेंबर से 2 लाख रुपए बरामद किए गए। 12 मई को आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए ईडी का समन भेजा गया। इसके बाद 14 और 15 मई को आलमगीर आलम से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला है, ये टेंडर से जुड़ा मामला है, टेंडर घोटाला जो है अब तक का ये सबसे बड़ा है और साथ ही साथ कह सकते हैं कि ईडी की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। पहली बड़ी कार्रवाई जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वो अभी जेल में हैं, और अब ये दूसरी बड़ी कार्रवाई जहां ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया है। अब देखना होगा कि इन 6 दिनों में ईडी क्या कुछ पूछताछ करती है, क्या कुछ ईडी खंगालती है, क्या कुछ दस्तावेज मिलते हैं और किन किन नाम और कौन कौन नाम शामिल है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, इस घोटाले में शामिल है। इस पूरी कहानी की शुरुआत 22 फरवरी को हुई, जब ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी हुई थी और 39 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। ग्रामीण विकास विभाग के इस खेल में अभी भी कई परतें खुल रही हैं। झारखंड का हर विभाग कमीशन खोरी और टेंडर मैनेज करने के खेल में सालों से लिप्त रहा है और ग्रामीण विकास विभाग इस खेल का सरताज रहा है। अब तक के मिले सबूतों के आधार पर इस मामले में कई बड़े अधिकारियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी, कई चौंकाने वाले चेहरे सामने आते रहेंगे। सवाल कई हैं। कौन सा टेंडर किसे देना है? कमीशन का रेट क्या होगा? कमीशन कहां और किसे देना है? क्या मंत्री आलमगीर आलम के इशारे पर होता था पूरा खेल? क्या संजीव लाल थे पावर ब्रोकर? क्या उनके करीबी इस पूरे खेल में थे शामिल? जैसी करनी वैसी भरनी। जब डकैती डालेंगे तो जेल के अलावा कौन सा स्थान उनका है? ईडी में हूं नहीं। ईडी ने जो कार्रवाई की है मैं उसका स्वागत करता हूं। मंत्री जी जेल गए तो जैसी करनी वैसी भरनी। वो संवैधानिक संस्था है, उन्होंने जो कार्रवाई किया है उस कार्रवाई में जो आगे न्यायालय है और आगे कानून के जो विद है, जानकार है, उन लोग उस पर राय विचार करेंगे। मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीण विकास विभाग सहित कई अन्य विभागों में हड़कंप मच गया है। कमीशन और टेंडर मैनेज करने का पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। परत दर परत कई राज सामने आएंगे और कई चेहरे भी बेनकाब होंगे। एक तरफ लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है, वहीं झारखंड में भ्रष्टाचार से जुड़े तार रोज नई कहानी बयां कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इस बार झारखंड में भ्रष्टाचार सबसे बड़े मुद्दे के रूप में उभर कर सामने आएगा? हमारी विशेष रिपोर्ट में आपने कई सारी चीजों के ऊपर से जो पर्दा है वो हटते हुए देखा होगा। मंत्री आलमगीर आलम, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम किस तरीके से इस पूरे मामले के केंद्र बिंदु में जाकर के बैठे हुए हैं और किस तरीके से झारखंड में पिछले 4 सालों में हजारों करोड़ का जो घोटाला हुआ है, इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ 2 विशिष्ट अतिथि हैं।
सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा संजय जी का, जो कांग्रेस के तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, और प्रदीप सिन्हा जी का, जो बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। संजय जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यह है कि मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज की रात वो होटवार जेल में बिताएंगे और अगले 6 दिनों तक, यानी कल से लेकर के अगले 6 दिनों तक ईडी उनसे पूछताछ करेगी। लगातार महागठबंधन जब से समन भेजा गया था आलमगीर आलम को, यही बात कह रही है कि अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, मंत्री जी निर्दोष हैं, उनके पीएस के नौकर के घर से पैसे मिले थे। अब तो ईडी की रिपोर्ट भी आ गई है। ईडी ने जो कोर्ट में आज रिपोर्ट पेश की है, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि संजीव लाल ने जो बयान दिया, उससे यह साफ जाहिर होता है कि इस पूरे मामले के कहीं ना कहीं किंग पिन मंत्री आलमगीर आलम थे। अब क्या कहिएगा? ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में प्री मैच्योर होगा कोई भी स्टेटमेंट देना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जब ऑनगोइंग होता है तो उसको ड्यू प्रोसेस बोलते हैं जी। ड्यू प्रोसेस में एविडेंस को इकट्ठा करना होता है, एविडेंस के बेसिस पर चार्जशीट होता है, चार्जशीट के बाद फिर ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद फिर जो स्पेशल पीएमएलए कोर्ट होता है वो अपना निर्णय सुनाता है। ठीक। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। इस इन्वेस्टिगेशन पर बहस हो सकता है, अपने अपने विचारों को हम लोग रख सकते हैं, उसकी आज़ादी सबको है, लेकिन ये तो तय माना जाए कि ये एक पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर है जिसमें ईडी पीएमएलए के शक्तियों के अंतर्गत अपनी कार्रवाई को कर रही है। अच्छा। दूसरी बात जो हमारे लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राय ऐसा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है कि कोई राजनेता अगर भ्रष्टाचार के दायरे में आता है तो उससे पार्टी की छवि खराब होती है। 2001 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी को कैमरे पर रंगे हाथ रुपए लेते हुए पूरा देश देखा था। बीजेपी आज भी खड़ी होकर हर मंच से, हर जगह से यही कहती है कि हम भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं। ठीक है। और अभी फरवरी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जब इलेक्टोरल बॉन्ड पे आदेश आया, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हुए उसको निरस्त किया गया और एसबीआई को कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सारे डेटा को आप ईसीआई को उपलब्ध कराइए, और ईसीआई को डायरेक्शन मिला कि आप उसको अपलोड कीजिए अपने वेबसाइट पे। तो हम लोगों ने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल फंडिंग के नाम पर एक स्कैम हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि जो हमारे लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, वैसी कंपनीज की बात कर रहे हैं जिनके बैलेंस शीट में 3 साल का कोई प्रॉफिट नहीं है, अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट नहीं दिए। हम इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी आएंगे संजय जी, लेकिन नहीं, हम बड़े नैरेटिव को इसलिए मेरा सवाल अभी ये है, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक मंत्री, एक ग्रामीण विकास मंत्री, कांग्रेस का कद्दावर नेता, और उन्होंने समन से पहले ये बयान भी दिया मीडिया में आकर के कि मैं 25-30 साल से राजनीति में सक्रिय हूं, मेरी छवि कैसी है ये तमाम जनता जानती है। 2 दिनों तक लगातार लगभग 17 घंटे, 2 दिनों को मिला देकर तो 17 घंटे पूछताछ चलती है। आप कह रहे हैं कि ईडी ने पीएमएलए जो पीएमएलए का सेक्शन है उसके अंडर में उनको हिरासत में लिया है। मनी ट्रेल मिला होगा, कुछ सबूत मिले होंगे तभी ना लेगी। केंद्रीय एजेंसी इतनी भी लापरवाही तो नहीं करेगी कि जिसको तिसको उठा करके आप जाकर के जेल में डाल दे और जिसके लेकर के आप रिमांड की मांग कर लें। कुछ तो सबूत मिले होंगे ना। ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये मैं भी मान रहा हूं, लेकिन बिना सबूत के तो किसी मंत्री को, किसी सरकार के मंत्री को ईडी तो नहीं उठा करके लेकर के जाएगी। पैसे तो मिले हैं ना संजय जी। मेरा ये कहना है, जो मैं शुरुआत में मैंने कहा कि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में बहुत सावधानी बरतना चाहिए कुछ भी बोलने से, क्योंकि ड्यू प्रोसेस में जो ईडी को करना है वो बड़ा स्टेज बाय स्टेज होता है। पहले स्टेज में होता है जो आप देखें रिकवरी ऑफ कैश, वो टेंटेड मनी है, वो मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ किया गया है, उसको इस्टाब्लिश करना है, वो एविडेंस के काम आएगा, उसका मनी ट्रेल को इस्टाब्लिश करना है, फिर चार्जशीट होगा,
फिर पीएमएलए कोर्ट, ये जो मेरे हाथ में है ना संजय जी, ये 10 पन्नों का ईडी का वो रिपोर्ट है जो आज उसने पीएमएलए कोर्ट में पेशी के दौरान दिया था कोर्ट में। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि तो कहिए। ये जो आप डॉक्यूमेंट दिखला रहे हैं ना, ये चार्जशीट का भी हिस्सा नहीं है। अभी वो जुडिशियल कस्टडी में लेने के लिए अपना प्ली बना रहा है कि मेरे पास प्राइमे फेसी इतना एविडेंस है कि हम उनको जुडिशियल कस्टडी में लेना चाहते हैं। प्राइमे फेसी लेने का बेसिस तो उनके पास डेफिनेटली है। मेरा सीधा सवाल है संजय जी, शायद मैं सवाल ठीक से रख नहीं पा रहा हूं आपको, कि किसी मंत्री को गिरफ्तार करना, किसी और को क्यों नहीं गिरफ्तार किया ईडी ने? अगर ईडी अपने पीएमएलए अधिकारों का इसी तरीके से दुरुपयोग कर रही है या केंद्रीय सरकार के दबिश में आकर के काम करी, किसी को भी उठा लेती। जब उसको अगर यही सारा ग्राउंड प्रूफ करना है, एक मंत्री को गिरफ्तार करने के लिए सबूत तो होंगे ना। आप बार बार ये चीज कह रहे हैं कि अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो मैं भी मान रहा हूं, कोर्ट की जो कार्रवाई होती है उससे मैं भी वाकिफ हूं, लेकिन जब उनके पीएस के घर के जो नौकर है उसके यहां से 40 करोड़ रुपए लगभग मिलते हैं और उसके बाद ईडी ने उनको समन किया, बुलाया, पूछताछ की, संजीव लाल जो उनके पीएस है उनको आमने सामने बैठा करके लगभग 16 से 17 ऐसे क्वेश्चंस थे जो दोनों से पूछे गए, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया। ऐसा नहीं है कि कोर्ट मतलब अपने कार्यालय बुलाया और तुरंत गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ चली है। आलमगीर आलम ने भी कुछ सवालों का जवाब दिया होगा, उससे लगा होगा ईडी को कि नहीं वो असंतुष्ट है, तभी गिरफ्तार किया उनको। हम आपको इतना ही बतलाना चाहेंगे कि प्राइमे फेसी ईडी को लगता है कि मनी ट्रेल है, प्राइमे फेसी लगता है कि ये आरोपी हैं, तभी पीएमएलए के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट के समक्ष गिरफ्तारी के बाद हैबियस कॉर्पस सिक्योरिटी, आप जानते हैं कि आप किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रख सकते हैं बिना न्यायालय में रिमांड को लिए। तो जुडिशियल कस्टडी में रिमांड के लिए कोर्ट में जो पीएमएलए का जो स्पेशल कोर्ट है उसमें ईडी गया और जो आप डॉक्यूमेंट दिखला रहे हैं उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर उसको रिमांड मिला है। जिस अवधि के लिए मिला है उसका अवधि का आपने उल्लेख कर दिया है। अब फर्दर पूछताछ होगी। अब ये जो प्रोसेस है पूछताछ की, उसके बाद उनका चार्जशीट आएगा, चार्जशीट के बाद ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद जजमेंट होगा। अच्छा, पैसे जो मिल रहे हैं एकदम सिंपल, जो पैसे मिल रहे हैं वो आप भी ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे मामले में उस पैसों का इस्तेमाल किया गया था, टेंडर मैनेज हो रहा था। चलिए मान लेते, एक फर्ज करते हैं कि आलमगीर आलम इस चीज में नहीं भी थे या नहीं है, या आगे जो ट्रायल होगा उसके बाद ये भी मान लीजिए हो जाएगा कि मंत्री आलमगीर आलम इस चीज में लिप्त थे ही नहीं। झारखंड में भ्रष्टाचार हो रहा है ना, अधिकारी आप ही के सरकार का है ना, उसका जो नौकर है जिसके यहां से 40 करोड़ रुपए मिले वो भी तो आप ही के सरकार का एक मुलाजिम है ना। भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बात तो एक्सेप्ट करेंगे ना। हमारे स्टेट में या अन्य किसी राज्य में जब भी भ्रष्टाचार का कोई मामला संज्ञान में आता है तो उस राज्य का एसीबी उस पर कार्रवाई करती है। ये जो अभियंता प्रमुख वीरेंद्र राम जी, उनके विरुद्ध भी पूर्ववर्ती सरकार एसीबी की जांच का आदेश दिया था। एसीबी की जांच हुई। एसीबी की जांच के बाद ईडी को ये जांच जब सौंपा गया या ईडी जब इस जांच को ले लिया तो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने 2023 में संचिका पर आदेश किया कि इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए। ये रिकॉर्ड पे है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो एडमिसिबल होगा कोर्ट में अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री का ये जो आदेश है, ये आदेश 2023 का रिकॉर्ड पर है। ईडी डेफिनेटली स्टेप इन किया। ईडी को ये एडवांटेज मिलता है कि उसका जो भी एक्शन होता है, कार्रवाई होती है, उसको बहुत मीडिया अटेंशन मिलता है। लेकिन हम ये बात को मानते हैं, स्वीकारते हैं कि किसी भी सिचुएशन को बहुत जल्दी सम अप नहीं करना चाहिए, निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए। डेफिनेटली कैश का बहुत बड़ा एक अनअकाउंटेड कैश के रूप में दिख रहा है, उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि कैश अगर अनअकाउंटेड है तो वो क्राइम है। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं, अभी आपने भी सुन लिया मैंने क्या क्या सवाल किए संजय जी से। मुझे ऐसा लग रहा है कि संजय जी कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इतना जो कैश मिला है उसमें मंत्री आलमगीर आलम का कोई ना कोई उसमें भूमिका तो जरूर है। आप इस पूरे चीज को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 40 करोड़ रुपए
घर में मिलते हैं पीएस के नौकर के। उसके बाद मंत्री आलमगीर आलम को 17 घंटों की पूछताछ के बाद ईडी ने हिरासत में लिया। 6 दिनों की रिमांड में अभी और पूछताछ होगी। अभी तो कई सारे नाम सामने आएंगे। ये वीरेंद्र राम की जो बात कर रहे हैं, जो मुख्य अभियंता हुआ करते थे स्पेशल ब्रांच के, उन्होंने ही जब उनकी 15 महीने पहले गिरफ्तारी हुई थी 22 फरवरी 2023 को, तब जाकर के उनके निशानदेही पे 15 महीनों के बाद इतनी सारी सूत्रों को जोड़ते हुए, कड़ियों को जोड़ते हुए मंत्री आलमगीर आलम को हिरासत में लिया गया। आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं, या एनडीए फोल्डर इस चीज को कैसे देख रहा है जो भ्रष्टाचार को लेकर के मुखर है? देखिए, भ्रष्टाचार तो हुआ है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। भले ही संजय जी घुमा फिरा कर सारा चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन में रहे हैं ये जी, तो इनको ये भी पता होगा कि एसडीओ जैसे पद पर रहे रांची में, तो इनको पता होगा कि जब पुलिस थाने में किसी को पकड़ा जाता है तो पूछताछ के क्रम में जो कॉन्फेशन रिपोर्ट होता है उसके आधार पर अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी होती है। बिल्कुल। तो जब संजीव लाल पकड़े गए तो उनसे भी पूछताछ हुई होगी, संजीव लाल ने भी कुछ क्लू दिए होंगे, उसके आधार पर गिरफ्तारी हुई, सीधी सी बात है। उस पर मैं समझता हूँ कि बचाव करने की कोशिश करना ठीक है, अपने पार्टी के आपके नेता थे, बचाइए, लेकिन वो आज इन दिनों जिस तरह से राजनीति में सक्रिय थे तो उनकी भूमिका को आप सिर्फ उस मनी लॉन्ड्रिंग तक मत देखिए, उस पैसे का उपयोग कहाँ कहाँ होना था कांग्रेस पार्टी के अंदर या चुनाव को प्रभावित करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि ये गलत तरीके से जो पैसे कमाए गए थे उसका उपयोग कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने में होना था। और आने वाले दिनों में तो बहुत कुछ सामने आएगा, क्योंकि अब तो 6 दिनों की रिमांड पर है आलमगीर आलम भी, उसके अलावा जो पकड़े गए 2 लोग हैं, सहायक के जो सेवक हैं वो भी हैं। तो जब तीनों की क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तो मैं समझता हूँ बहुत अनुत्तरित प्रश्नों का जवाब सामने आएगा राज्य के सामने कि किस तरह से जो नेटवर्क काम कर रहा था, एक नेक्सस बना के जो लूट मचाई गई, तो वो धीरे धीरे सब कुछ सामने आ जाएगा। और ये तो स्थापित सत्य है कि विगत 4-4.5 साल में इस सरकार ने सिर्फ एक ही काम किया कि किस तरह से कम समय में पैसे अर्जित किए जाए, चाहे वो गठबंधन का कोई भी सहयोगी हो। आज उसके करतूत की सजा जो है लोगों को भुगतनी पड़ रही है। चाहे पूरा जनता का पैसा है, ये किसी रसूखदार का पैसा नहीं है, कोई अपने जन्म से लेकर के पैदा नहीं हुआ था, ये यहाँ की जनता, जो भोली भाली जनता है, उसका पैसा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, मैं संजय जी से फिर से एक बार ये पूछना चाहूंगा सवाल कि महागठबंधन इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है? चलिए मंत्री हैं, विधायक हैं, वो आपके नेता होंगे, वो बात अलग है, पार्टी लाइन पे अगर आप उनको डिफेंड करें समझ में आता है। अधिकारी हैं, बड़े 2 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो अभी जेल की सलाखों में हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया था, आईएएस पूजा सिंघल और छवि रंजन। अभी भी उनका मीडिया ये कोर्ट में ट्रायल चल रहा है चीजों को लेकर के। क्यों इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है महागठबंधन की भ्रष्टाचार के चरम पे जा चुका है झारखंड? हर एक हफ्ते, हर 10 दिन पे कहीं ना कहीं छापेमारी हो रही है, और ये आरोप लगा रहा है महागठबंधन की केंद्र की सरकार जो है वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अरे भैया, अगर दुरुपयोग कर रही है तो जब ईडी की जांच होती है या इनकम टैक्स की जांच होती है तो वहां तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। जब इतने ही आप साफ छवि के हैं तो आपके घर से कुछ नहीं मिलना चाहिए। हर बार कैश मिल रहा है, हर बार दस्तावेज मिल रहे हैं। संजय जी, मेरा ये कहना है कि जितने बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ एक स्वच्छता प्रमाण पत्र भी निर्गत कर दिया जाए। ठीक है, स्वच्छता प्रमाण पत्र इससे निर्गत करना जरूरी होगा क्योंकि उससे देश जानेगा कि वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, और वहाँ एक सर्वेक्षण भी करा लिया जाए और जनता भी बोल दे कि हाँ, यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है, जनता का पैसा यहाँ लूटा नहीं जाता है। ये पूरी जो कहानी है, ये जो पूरा नैरेटिव है, इसको इस तरह से बिल्ड किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार सिर्फ उन्हीं राज्यों में है जहाँ पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि मैं अभी पॉलिटिकल फंडिंग की बात कर रहा था। हमारे मित्र, बड़े भाई अभी कह रहे थे कि ये पैसा चुनाव में खर्च आएगा, चुनाव के लिए भी इस पैसे का उपयोग हो सकता है। अभी मैं जानकारी दे दूं आपको कि एक PIL फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, ट्यूसडे को मेंशन किया गया। कॉमन कॉज जो NGO है और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, प्रशांत भूषण ने मेंशन किया, तो जस्टिस खन्ना ने कहा, उनको कोट हम करते हैं, द सुप्रीम कोर्ट का जो उनको हम कोट कर रहे हैं, द सेक्रेटेरिएट ऑफ द चीफ जस्टिस हैज टेकन नोट ऑफ दिस मैटर एंड इट विल बी लिस्टेड फॉर हियरिंग वेरी सून। इसमें मांग ये की गई है कि जितने शेल कंपनीज के द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा दिया गया है, और 2017 में जो फाइनेंस एक्ट बना था उसी में ये प्रावधानित था
कि कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जो भी कंपनी गठित होता है 3 साल के बाद ही वो चंदा दे सकता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो 3 साल जिनका पूरा भी नहीं हुआ और वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को चंदा दिए हैं। इतना ही नहीं, ऐसे अनेकों कंपनी हैं जिनका अपना बैलेंस शीट 3 साल का घाटे का है, प्रॉफिट नहीं है शेयर होल्डर्स को देने के लिए, और वो करोड़ों करोड़ों रुपए का चंदा दिए, जिसमें एयरटेल और डीएलएफ को हम प्रमुखता से मेंशन करना चाहेंगे। और भी कंपनीज हैं जो क्विड प्रो को सुप्रीम कोर्ट मेंशन भी करता है इसको अपने आदेश में, जो कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं और चंदा दिए हैं, या चंदा कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद दिए हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए चंदा दिए हैं या कॉन्ट्रैक्ट पाने के बाद चंदा दिए हैं। और फाइनली वैसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां कॉर्पोरेट एंटिटीज पर सीबीआई, ईडी और आईटी का इन्वेस्टिगेशन रेड चल रहा था, इंडिविजुअल्स पे चल रहा था, उनके द्वारा भी चंदा दिया गया है। पूरी दुनिया में पब्लिक पॉलिटिकल फंडिंग के तर्ज पर इतना बड़ा घोटाला देखने को नहीं मिला। और सुप्रीम कोर्ट जब ट्यूसडे को मेंशन करने पे कहा कि वी आर गोइंग टू हियर दिस मैटर वेरी सून, तो आप समझ सकते हैं कि आगाज है कि इस देश में जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनने जा रहा है। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगा इन्हीं एजेंसीज को जो अभी चुप बैठे हुए हैं, जो प्रधानमंत्री जी के तेलंगाना में बोलने पर भी अडानी अंबानी कालाधन बोड़िया में भरकर टेम्पो में भेज रहे हैं किसी पार्टी विशेष के कार्यालय में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब कुछ बोलते हैं तो पूरे देश सुनता है, विश्व भी सुनता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। वो अगर कहते हैं कालाधन है, वो भी अडानी अंबानी के पास है, तो ईडी सीबीआई को वहां भी जाना चाहिए। ये जो पूरा नैरेटिव है इसको थोड़ा करेक्ट करने की जरूरत है। अगर भ्रष्टाचार है तो स्वीकारिए कि भ्रष्टाचार आपके गरिबान से शुरू होता है, वहां से पहले देखिए। इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है 26 पॉलिटिकल लीडर्स जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से आए उनको बीजेपी में शामिल किया गया। टेंटेड करप्ट पॉलिटिशियंस जिन पर करप्शन के गंभीर चार्जेस थे, 2 का तो क्लोजर हो गया है। प्रोमिनेंट नाम है, एक तो आपके अजित पवार, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का जो चार्जेस था, इन्वेस्टिगेशन था, उसको क्लोज कर दिया गया। और प्रफुल्ल पटेल जिन पर सीबीआई का जांच चल रहा था उसको भी क्लोज कर दिया गया। तो 23 का क्लोजर हो गया है। मेरा ये मानना है कि अगर आप शुचिता की राजनीति करते हैं और आप एक स्टैंड लेते हैं, श्वेत आप अपने को दिखलाते हैं और काला किसी और को दिखलाते हैं, तो पहले आप अपने कुर्ते पर जो धब्बे हैं उसको साफ कीजिए। आप अपने कुर्ते पर जो धब्बे हैं अगर साफ नहीं कीजिएगा तो काला कहीं भी नहीं दिखेगा, वो पलटकर आप ही पर वार करेगा। संजय जी, बिल्कुल आपने सही बात की कि जब अगर कोई भी व्यक्ति किसी पे दोषारोपण करता है या आरोप लगाता है तो सबसे पहले उसको अपने गिरेबान में देख लेना चाहिए। और मुझे अभी लगता है ये बोथ वेज होता है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगा, लगातार ये पिछले 1-1.5 सालों से ये आरोप लग रहा है बीजेपी पे और खास तौर पे केंद्र सरकार पे कि जो उनके करीबी हैं या जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं उनके पूरे इंडस्ट्री में, उनको कभी भी ईडी और सीबीआई ने आज तक कभी परेशान नहीं किया है। और गैर भाजपाई शासित जितने भी राज्य हैं वहां पर ईडी और केंद्र एजेंसी अपनी दबिश बना करके रखती है। चलिए संजय जी की बातों से ही शुरू करते हैं कि इन्होंने कहा कि जहां जहां हमारी सरकारें हैं उसको स्वच्छता प्रमाण पत्र दे दिया जाना चाहिए। अभी हाल के दिनों में जब कुछ चुनाव हुए 6-8 महीने पहले, तो हमने कर्नाटक गवाया जी, हिमाचल प्रदेश भी गंवाया जी। वहाँ हमारी सरकार थी, अब इनकी सरकार है। कराए ना जांच, किसने रोका है? हमारी सरकार ने कुछ गलत किया होगा तो। लेकिन जब कुछ मिलेगा नहीं तो सिर्फ एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कि जहाँ इनके राज है वहाँ कुछ नहीं होता है। तो जनता भी समझती है। और आपने जो सवाल पूछा इलेक्टोरल बॉन्ड पर, इन्होंने काफ़ी कुछ कहा और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए मैं समझता हूँ कि अगर संजय जी से मैं पूछूँ एक सवाल कि आप भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना चाहते हैं, हाँ या नहीं, जवाब दीजिए। बस छोटा सा हाँ या नहीं बताइएगा। देखिए, स्टूडियो में ये सवाल सब कोई पूछना चाहता है, आपके दर्शक पूछना चाहते हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार कैसे रुके। भैया मैं जो बोल रहा हूँ हाँ या ना, आप भ्रष्टाचार को रोकने के पक्ष में हैं या नहीं है, ये बताइए। भ्रष्टाचार तभी रुकेगा जब ईमानदारी से प्रयास किया जाएगा। चलिए, हाँ या ना आपने नहीं कहा। अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गलत तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे ले लिए
तो कांग्रेस पार्टी अगर नैतिकता के किसी फुटेज और ग्राउंड में खड़ी है तो कहे ना कि जो पैसे हमको मिले हम तत्काल वापस करेंगे उन कंपनियों को जिसने हमें चंदा दिया। लेकिन नैतिक बल नहीं है सिर्फ भाजपा पर आरोप लगाना, चूंकि हिस्सेदार तो बाकी लोग भी हैं। टोटल जितना मनी आया उसका 33% बीजेपी को मिलता है, 67% जो है अपोजिशन के पार्टीज को मिलती है। तो अपोजिशन के पार्टी जो अलग अलग कैपेसिटी में अलग अलग राज्यों में है, हमसे तो कम ताकतवर है ना, तो हमसे कम संख्या है उनकी सांसदों की, विधायकों की। उसके बावजूद भी अगर आपने जो कहा कि टेंडर लेने के लिए या टेंडर देने के बाद इनको मैनेज किया गया, तो क्या अपने अपने राज्यों में भी आपने इसी तरह के काम किए थे या नहीं किए थे, ये बताइएगा। सिर्फ केंद्र सरकार पर आप दोषारोपण करके नहीं बच सकते। अगर छत्तीसगढ़ की सरकार जब आपकी थी तो अडानी जब वहाँ गए तो उनके तो रेड कारपेट वेलकम किया आपने, यहाँ तक कि राजस्थान में किया। तो उस वक्त जो है अडानी अच्छे थे, अगर आपके राज्य में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो अडानी अच्छे, लेकिन दूसरे राज्यों में अगर वो चले जाए तो अडानी बिका हुआ और केंद्र सरकार का फ्रेंड्स लिस्ट में टॉप पर। नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आता है। मैं दोनों से एक चीज पूछना चाहता हूं कि बातों से ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है हमारे यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन हमसे बड़ा भ्रष्टाचारी वो है, पहले वहां भ्रष्टाचार खत्म हो। फिर उधर से अगर पूछा जाएगा दूसरे खेमे से तो वो कहेगा कि हाँ हमारे यहाँ भ्रष्टाचार होता है कि नहीं होता है, लेकिन तुम भैया हमें से ज्यादा करो। भ्रष्टाचार पे किसी का कोई क्लियर स्टैंड नहीं है कि इसे रोकना है कि बंद करना है, कि कैसे इससे मिल सके हमें आजादी। बस बात यही है कि हमने किया तो तुम थोड़ा और कम कर लो, या तुमसे हमने कम ही किया है, भ्रष्टाचार हम कर रहे हैं, लेकिन इस बात को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। मेरा सवाल यही था संजय जी से और महागठबंधन की पूरी सरकार से यह है कि झारखंड में जब पैसे मिल रहे हैं तब ये कैसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भैया भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, तब कैसे उसको डिफेंड करने को आप आगे आ जाते हैं। मैं फिर से ये कह रहा हूं कि मंत्री और मंत्री हैं, नेता हैं, उनको अगर आप पार्टी लाइन पे डिफेंड करें तो एक बात फिर भी समझ में आती है कि वो पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। अरे अधिकारी मिल रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपए मिल रहे हैं। पूजा सिंघल के पीए सुमन सिंह के घर से 17 करोड़ रुपए मिले थे। इस बात को कैसे नकार सकते हैं हम? और फिर उसमें यह बोलना कि भैया वो तो पहले भी हुआ था, ये हुआ था, अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? अगर ऐसा होता तो एसीबी को लगाइए बीजेपी के पीछे। भ्रष्टाचार को कोई भी नकारेगा तो जनता उसको नकारेगी। भ्रष्टाचार हमेशा मुद्दा रहा है, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन एक सवाल जनता पूछती है कि आप जिस भ्रष्टाचार को देखते हैं इस प्रदेश में, सिर्फ क्या इसी प्रदेश में भ्रष्टाचार है? ये बहुत बड़ा सवाल। बात ये नहीं है संजय जी, अगर मैं झारखंड में बात कर रहा हूं, आप झारखंड में हैं, राजधानी रांची में बैठे हुए हैं, आप मैं प्रदीप जी स्टूडियो में बैठे हुए हैं, समाचार प्लस झारखंड बिहार को लेकर के प्रतिबद्ध है तमाम खबरों को दिखाने के लिए। तो हम झारखंड की बात करेंगे ना, पैसे राजधानी रांची में मिले हैं। हम दूसरे राज्यों की भी बात करेंगे, लेकिन वो एक बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव है। आप ये एक्सेप्ट करेंगे ना कि भ्रष्टाचार झारखंड में चरम पर है? आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं इस बात हर दिन जिस राज्य में आप कहेंगे, आपके बोलने पे मैं वहां की रिपोर्ट खंगाल करके लेकर के आऊंगा और आपसे बात करूंगा। भ्रष्टाचार झारखंड का जो है वो डेफिनेटली एक चिंता का विषय है, डेफिनेटली एक चिंता का विषय है, अनुसंधान का विषय है। और इस पर हम कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये जांच अभी डिफरेंट स्टेजेस से गुजर रहा है। आप जानते हैं कि जब तक कन्विक्शन नहीं होता है तब तक हम उनको सिर्फ आरोपी कहते हैं। मनी ट्रेल को एस्टैब्लिश करना पड़ता है। अभी ईडी को समय दीजिए, अपना काम करे, एस्टैब्लिश करे, टेंटेड मनी ट्रेल को एस्टैब्लिश करें, मनी लॉन्ड्रिंग को एस्टैब्लिश करे, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को एस्टैब्लिश करे। इतने सारे चीज़ों के बाद एविडेंस को इकट्ठा करके चार्जशीट फाइल करे, ट्रायल कोर्ट में स्टैंड करे, उसका प्रोसिक्यूशन जो है कन्विक्शन हो, क्योंकि ईडी का कन्विक्शन रेट बहुत पुअर है। लोकसभा में जब ये सवाल पूछा गया था तो केंद्रीय मंत्री ने जो पटल पे जवाब रखा था उसमें सिर्फ 2% ही कन्विक्शन रेट ईडी का दिखलाया गया है। तो ईडी के पास केसेस बहुत हैं। केसेस इसलिए बहुत हैं क्योंकि लगातार ईडी जो है फायर फाइटिंग की तरह चारों तरफ रेड्स कर रहा है, सर्चेस कर रहा है। तो वहां तो पैसे भी मिल रहे हैं, वहां तो एविडेंसेस भी मिल रहे हैं। तो मेरा कहना है कि आप अगर ये मान कर चलते हैं स्टूडियो में बैठकर कि सारे बीजेपी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार नहीं है, मैं ये बात नहीं कह रहा। नहीं तो मैं फिर इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं ये बात क्योंकि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं, एक बार भी ये बात नहीं, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं शासित राज्यों में भ्रष्टाचार नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम झारखंड में बैठे हुए हैं
तो हम पहले झारखंड की बात करेंगे। आप ही ने कहा था कि पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना, तो पहले हम अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे ना प्रदीप जी। देखिए 2019 तक तो हमारी यहाँ सरकार थी, और जब जैसे ही सत्ता में आए तो हेमंत सोरेन जी ने कहा कि रघुवर सरकार के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए उसका हम जांच कराएंगे और दोषियों को दंड दिलाएंगे। आप बता दीजिए संजय जी, 4.5 साल बीत गए, क्या किसी के खिलाफ कोई आपको सबूत मिला या किसी के खिलाफ आप किसी मुकाम तक पहुंचे हो? तो एसीबी ने 4 मंत्रियों को लेकर के, हेमंत सोरेन ने ये बात आगे बढ़ाई थी कि 4 जो बीजेपी के उस टाइम पे मंत्री थे उनके खिलाफ एसीबी जांच करेगी। उसमें क्या कुछ निकल करके आया, और मैं किसी पार्टी को भी ये नहीं कर रहा हूं संजय जी, ये मत समझिएगा कि महागठबंधन की सरकार है तो मैं ये कर रहा हूं या बीजेपी को लेकर के मेरा फेवरिज्म है, बिल्कुल नहीं है। ये बात मैं एकदम स्पष्ट कर दूं। मेरा सवाल सीधा ये कि जनता की पैसों को लूटने का अधिकार ना बीजेपी को है ना महागठबंधन की सरकार को है। मेरा बस यही कहना है। फिलहाल आज समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन आप दोनों जो विशिष्ट अतिथि हैं, मेरा उनसे एक आग्रह होगा कि अब 6 दिनों के बाद जब अगर ये बात सामने आती है कि किस तरीके से मंत्री आलमगीर आलम इस चीज में लिप्त थे या नहीं, आप दोनों से मेरा पर्सनल आग्रह होगा कि हम फिर से स्टूडियो में बैठेंगे और तब बात करेंगे कि मंत्री आलमगीर आलम की इस चीज में कितनी संलिप्तता थी। फिलहाल आज के विशेष में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन झारखंड में जिस तरीके से भ्रष्टाचार जो है वो अपने चरम पे पहुंचते जा रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि ये सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ है। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन झारखंड बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।